तो हेलो इंजीनियर्स, अगर आपको भी सीखने का बुखार तो हो जाओ तैयार, क्योंकि आज आपके साथ है टिकेश कुमार और आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रेस आइसोबार और वर्टिकल स्ट्रेस के बारे में। तो स्ट्रेस आइसोबार और वर्टिकल स्ट्रेस का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंट है, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंट क्या है इसका, उसको हम देखने वाले हैं। यहां पे अगर आप इमेज में देखेंगे तो एक खतरनाक सा इमेज आपको दिखेगा। पूरे बिल्डिंग का जो लोड है वो यहां पे सॉइल पे दिख रहा है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब ये जो इमेजिनरी लाइंस जो बना हुआ है ये क्यों बनता है, कैसे बनता है और किसको हम लोग स्ट्रेस आइसोबार बोलते हैं, ये वर्टिकल स्ट्रेस क्या होता है, इसके बारे में पूरा देखते हैं। वैसे हम लोग जब जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में जब सॉइल इंजीनियरिंग हम पढ़ते हैं तो वहां पे जो है सॉइल की सेल्फ वेट की वजह से स्ट्रेसेस भी पढ़ते हैं और सॉइल में किसी स्ट्रक्चर के लोड की वजह से भी जो भी लोड आता है उसको भी पढ़ते हैं। तो जो हम लोग सेल्फ वेट की वजह से जो लोड आता है, जो स्ट्रेस आता है, उसको हम लोग इफेक्टिव स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस के माध्यम से पढ़ते हैं। पोर वाटर प्रेशर, ये सारा कुछ हमने पहले भी देखा हुआ है। अब हम जो देखने वाले हैं वो है कि हमारा जब सॉइल पे कोई लोड आएगी, किसी बिल्डिंग का, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसके चलते सॉइल पे जो स्ट्रेसेस आएंगे उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। चलिए तो बात करते हैं कि ये जो हमारा वर्टिकल स्ट्रेसेस है या जो ये दिख रहा है आपको स्ट्रेस आइसोबार, ये क्या है। ये जो स्ट्रेस आइसोबार है इससे एनालिसिस करने पे क्या हमको आउटकम मिलता है। तो सबसे पहला होता है हमको फाउंडेशन का डिजाइन। फाउंडेशन का डिजाइन करने के लिए हमको स्ट्रेस आइसोबार की एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है, ताकि हम जो है हमारा जो फाउंडेशन है वो कैसे सॉइल पे लोड को स्प्रेड कर रहा है और उस सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी क्या होगी और उसके अकॉर्डिंग जो है किस तरीके का शेप हमको देना पड़ेगा, ये सारी चीजें जो है इसके वजह से डिसाइड होती है। जैसे इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जैसे हम क्या करते हैं जब फ्लेक्सिबल रोड का डिजाइन करते हैं तो उस समय जो है लेयर बाइस लेयर जो है इसका लोड जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे देखो एरिया कम है लेकिन लोड उतना ही है जितना लोड यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो भी लोड यहाँ पे आ रहा है, ये लोड यहां भी इस लेयर पे आएगा, ये लोड इस लेयर पे भी आएगा, ये लोड इस लेयर पे आएगा। बस बात ये रहेगी कि यहां पे जो है इंटेंसिटी कुछ ज्यादा रहेगी, इस लेयर पे इंटेंसिटी जो है कम हो जाएगी, उसके बाद इसमें जो है और कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पे एरिया जो है वो बढ़ते जा रहा है। चलिए बात करते हैं हम लोग इससे हम लोग और क्या पता कर सकते हैं। तो सेटलमेंट जो है उसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जैसे आप एक बिल्डिंग में सेटलमेंट देख रहे हैं, इसकी वजह से फेलियर आपको इसे देखने को मिल रहा है। जैसे कि इस इमेज में देखिए, आप इस इमेज में देखेंगे तो ये जो बिल्डिंग जो है, ये जो बिल्डिंग है इसका जो स्ट्रेस आइसोबार है, इसका जो स्ट्रेस आइसोबार है, इसका स्ट्रेस आइसोबार यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है और इस ओवरलैप की वजह से यहाँ का सॉइल जो है वो फेल होने के चांसेस है, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग कुछ इस तरीके से झुक सकता है। तो इसको हमने पहले ही क्या कर दिया, यहाँ पे कुछ ऐसा लिंक दिया, दोनों बिल्डिंग को हमने जोड़ दिया कुछ, और वो जो है एक पैसेज का माध्यम भी बन गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसका सॉल्यूशन जो है निकाला जाता है जब दो बड़ी बिल्डिंगें जो है पास पास में बन रही होती है। चलिए आप समझते हैं हम लोग स्ट्रेस आइसोबार होता क्या है। आज इस कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट में जहां जॉब पाना मुश्किल है, वहीं सिविल गुरुजी से ट्रेंड इंजीनियर्स अच्छी करियर ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि सिविल गुरुजी की ऑनलाइन ट्रेनिंग डिजाइन की गई है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, जहां आप एक्सपर्ट ट्रेनर के साथ सीखते हैं एस्टिमेशन निकालना, सर्वेइंग करना, QS एंड RA निकालना, BBS निकालना, बिल बनाना, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग के साथ और भी इंपॉर्टेंट स्किल्स आपके टाइम शेड्यूल की फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से और इंडिया के सबसे अफोर्डेबल कॉस्ट में भी। तो अभी फोन उठाओ और कॉल लगाओ 9111001234 पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके अधिक जानकारी भी ले लो। तो यहां पे आप लोग देखेंगे जैसे कि हमारा यहां पे कोई लोड जो है वो आ रहा है और इस लोडिंग की वजह से कुछ स्ट्रेसेस जो है यहां पे सॉइल पे देखने को मिल रहा है। अब ये जो सर्कल आप लोग देख रहे हैं, ये जो बल्ब टाइप का प्रेशर बल्ब भी इसको बोलते हैं हम लोग, ये क्या है। यहां पे अगर मैं स्ट्रेस निकालूं सॉइल पे, यहां पे स्ट्रेस निकालूं या यहां पे स्ट्रेस निकालूं या यहां पे स्ट्रेस निकालूं या यहां पे, तो ये जो जितने स्ट्रेस मैंने बताए ये जो है इसकी इंटेंसिटी जो है क्या होगी, सेम होगी। इसकी जो वैल्यूज है वो जो है सेम होगी। वैसे ही अगर मैं दूसरी बल्ब की बात करूं तो इस लाइन पे जितने भी मैं स्ट्रेस निकालूंगा कुछ डेप्थ पे वो जो है क्या होगा, सेम होगा। तो जो सेम प्रेशर वाले या सेम इंटेंसिटी वाले जो स्ट्रेसेस होते हैं उसको मिलाने पे हमको क्या मिलता है, स्ट्रेस आइसोबार मिलता है। ये हमारा कहलाता है स्ट्रेस आइसोबार। जो स्ट्रेस आइसोबार है आपका बल्ब टाइप का शेप दिखता है। अगर आप 3D मॉडल में इसको देखेंगे तो आपको बल्ब टाइप का शेप जो है ये दिखेगा और इसके माध्यम से हमको ये भी पता चलता है कि हमारा सॉइल पे लोड के वजह से कितने नीचे तक जो है इन्फ्लुएंस हो रहा है, हमारा सॉइल कितने नीचे तक लोडिंग जो है स्प्रेड हो रही है। चलिए तो यहां पे हमने लिखा हुआ है कि ये जो है क्या है, स्ट्रेस कंटूर है। इसको हम लोग स्ट्रेस कंटूर भी बोल सकते हैं। जैसे हम कंटूर में इक्वल एलिवेशन वाले पॉइंट्स को मिलाते हैं, वैसी तरीके से हम लोग जो है यहाँ पे इक्वल स्ट्रेस जो इंटेंसिटी होती है उसको जो है मिलाते हैं और उसके जो है स्ट्रेस आइसोबार जो है वो बनता है।
चलिए इसके रियल इंप्लीकेशन को देखते हैं। अगर हम लोग रियल वर्ल्ड इंप्लीकेशन में, तो यहाँ पे देखो कोई एक बिल्डिंग यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, ठीक है, और यहाँ पे आपको एक ब्रिज जो है वो दिख रहा है, ब्रिज का पैर जो है यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो छोटे वाले सर्कल जो दिख रहा है आपको, वहाँ पे जो लोड की इंटेंसिटी जो होगी वो ज्यादा होगा, वहाँ पे स्ट्रेस जो है वो ज्यादा होगा, और जैसे जैसे वहाँ पे एरिया बढ़ेगा, सर्कल बढ़ेगा, वहाँ पे जो है लोड जो है स्प्रेड होते जा रहा है, तो एरिया बड़ा मिलते जा रहा है और जो उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम होते जा रही है। तो यहाँ पे आप लोग उसी तरीके से देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ जो है अगर ये बहुत पास पास में है, स्पेसिंग कम है, तो इसकी जो स्ट्रेस आइसोबार्स है, मतलब इसका स्ट्रेस भी इस जगह के सॉइल पे आ रहा है और इसका स्ट्रेस भी इस जगह के सॉइल पे आ रहा है, तो चांसेस है कि वहां पे जो फेलियर हो सके और हमारे जो स्ट्रक्चर है उसमें डैमेजेस आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, उसको क्रॉस सेक्शन में अगर कट करके देखा तो यहाँ पे जो है आपका स्ट्रेस आइसोबार कुछ इस तरीके से बन रहा है, इसका स्ट्रेस आइसोबार कुछ इस तरीके आ रहा है, और यहाँ पे ये जो वाला सॉइल है, ये इस वाले सॉइल पे इस बिल्डिंग का भी लोड यहाँ पे स्ट्रेस आ रहा है इसका, और इस ब्रिज का भी स्ट्रेस जो है यहाँ पे आ रहा है। मतलब ये वाला पार्ट ऐसा पार्ट है, अगर हमने अच्छे से डिजाइन नहीं किया, इस चीज का ध्यान नहीं दिया, दोनों के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग नहीं दिया, उसके अलावा अगर हमने वहां पे सॉइल का स्टेबलाइजेशन जो है अच्छे से नहीं किया है, तो वहां पे जो है हम उसकी कैपेसिटी से ज्यादा जो है वहां पे लोडिंग दे रहे हैं, तो इसके वजह से फेलियर की चांसेस जो है वो बन सकता है। तो इसलिए स्ट्रेस आइसोबार की एनालिसिस करना जो है बहुत जरूरी होता है। चलिए हम लोग बात करते हैं कि स्ट्रेस आइसोबार कैसे हेल्प करता है किसी इंजीनियर का किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए। तो सबसे पहला चीज है हमारा बिहेवियर प्रेडिक्शन, मतलब कोई सॉइल कैसे बिहेव करेगा, कैसे सॉइल में लोड को स्प्रेड करेगा और उसके वजह से सॉइल पे क्या स्ट्रेसेस जो है वो डेवलप होंगे, उसके बारे में हमको पता चलता है। दूसरी बात, हम सॉइल की स्ट्रेंथ को मेजर कर पाते हैं। तीसरी बात, फाउंडेशन को डिजाइन उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो है हम जो है स्पेसिंग प्रोवाइड करते हैं फाउंडेशंस के बीच में उस लोडिंग के अकॉर्डिंग, और जो है अलग अलग टाइप के शेप जो है उसके अकॉर्डिंग जो हम प्रोवाइड कराते हैं। उसके अलावा कंसोलिडेशन एनालिसिस, मतलब सॉइल में ओवर द टाइम कैसे उसमें सेटलमेंट होगा, उसका भी प्रेडिक्शन जो हम लोग पहले से लगाते हैं। उसके अलावा स्लोप स्टेबिलिटी के लिए, जैसे आप हम जो है एम्बैकमेंट वगैरह बना रहे हैं डैम के लिए, हाईवे के लिए, तो कैसे टाइप के सॉइल है और उसमें कैसे लोड आने वाला है और उसका जो लोड है कैसे डिस्पर्स होने वाला है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे हम हाईवे का और डैम का जब एम्बैकमेंट बनाते हैं तो उसमें कुछ स्लोप देते हैं। ये स्लोप देते ही क्यों, ताकि उसकी स्लोप जो है वो स्टेबल रह सके, जब लोड उसमें ट्रांसफर हो तो उस तरीके से ट्रांसफर हो जैसे लोड एक्चुअल ट्रांसफर होता है। और इसके अलावा अर्थक्वेक की वजह से क्या डैमेजेस हो सकते हैं उसकी भी प्रोटेक्शन की जाती है। और उसके अलावा पाइल के डिजाइन में, पाइल के डिजाइन अगर हम कर रहे हैं तो किसी भी स्ट्रेस आइसोबार या फिर कोई भी ऐसा सॉइल जहां पे लोड का डिस्पर्सन किस मैनर से होता है, उसके अकॉर्डिंगली जो है ये जो पाइल की कैपेसिटी है उसको हम लोग फाइंड करते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं कि कंसंट्रेटेड लोड की वजह से वर्टिकल स्ट्रेस जो है कैसे कौन कौन से फॉर्मूले से निकाला जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहला फॉर्मूला जो है वो हमारा बॉसिनेस फॉर्मूला। बॉसिनेस नाम के किसी महान वैज्ञानिक ने जो फॉर्मूला जो है उसको इजाद किया है कि अगर मेरा ये सॉइल है और यहाँ पे कोई लोडिंग आ रही है, तो इस लोडिंग की वजह से किसी जेड डेप्थ पे यहाँ पे इस पॉइंट पे कितना स्ट्रेस आएगा, वो जो स्ट्रेस है उसने ये फॉर्मूले की मदद से निकालने के लिए हमको दे दिया है। अब इस फॉर्मूले में सारा कुछ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे Q जो है आपका लोड है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये जो है हमारा कोई सॉइल का सरफेस है, यहाँ पे हमारा कोई क्या है ग्राउंड लेवल का कोई सरफेस है, वहां पे कोई ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट पे हमको स्ट्रेस निकालना है। अब इस ए पॉइंट का यहां से अगर मैं डेप्थ लूं तो इसको हम लोग क्या माने, जेड माने हैं। तो इस लोडिंग से यहां वाला जो पार्ट है इसको हम लोग ने क्या बोला है, आर बोला हुआ है। ये हमारा वाई है, ये हमारा वाई है, यहां से, ठीक है। और ये जो यहां से लेकर के ये वाली पार्ट जो है ये बड़ा आर है। ये सारा कुछ जो है आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और इस फॉर्मूले की मदद से हम जो है वर्टिकल स्ट्रेस जो निकालते हैं किसी डेप्थ जेड पे। चलिए, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे बॉसिनेस ने बोला हुआ है कि हमने सॉइल को क्या माना हुआ है, होमोजीनियस माना हुआ है। मतलब हमारा जो सॉइल है थ्रू द डेप्थ या फिर विड्थ, हमारा जो सॉइल है वो होमोजीनियस है, आइसोट्रॉपिक सॉइल है। इसके लिए उन्होंने ये फॉर्मूला दिया हुआ है। लेकिन यहीं पे वेस्टरगार्ड नाम का एक वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या किया है, एनआइसोट्रॉपिक मतलब कि स्ट्रेटिफाइड सॉइल के लिए उन्होंने ये फॉर्मूला दिया हुआ है। और उन्होंने ये फॉर्मूला जो दिया हुआ है ताकि हम जो है सॉइल पे कहीं पे लोड आती है तो कुछ डेप्थ पे अगर हमको सॉइल का स्ट्रेस जानना है, हमको किसी ए पॉइंट पे किसी डेप्थ पे, तो हम जो है इस फॉर्मूले की मदद से क्या कर सकें, यहाँ का स्ट्रेस जो है वो निकाल सके। और ऐसे ही हम लोग स्ट्रेस निकाल के जो बराबर स्ट्रेस वाला पॉइंट होगा उसको हम लोग मिला के क्या बना सकते हैं, स्ट्रेस आइसोबार बना सकते हैं। तो ये तो बात हुआ हमारा कॉन्सेंट्रेटेड लोड के लिए। वैसे अलग अलग लोड के लिए जो है अलग अलग फॉर्मूला दिया गया है। जैसे कि मैं बात करता हूँ लाइन लोड के लिए, अगर हमको वर्टिकल स्ट्रेस निकालना है ड्यू टू लाइन लोड। अब लाइन लोड में क्या क्या आ सकता है, अगर हमारा बहुत हैवी केबल्स बिछा हो, यहाँ पे हमारा जो वाटर सप्लाई वाला पाइप बिछा हो, कास्ट आयरन का पाइप बिछा हो, तो वहाँ पे जो है लाइन लोड आएगी। तो उसके नीचे अगर हमको वर्टिकल स्ट्रेस निकालनी है तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला जो है वो है। कभी किसी वीडियो में आपको बहुत डिटेल में इसको बताऊंगा मैं।
फिलहाल जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, आपको कम से कम दिमाग में परसेप्शन में ये रहे कि आपको किसी लोडिंग की वजह से वर्टिकल स्ट्रेस के लिए भी कोई फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू जो इसको निकाला जाता है या फाइंड किया जाता है। चलिए वैसे ही बात करते हैं हम लोग स्ट्रिप लोड के लिए। अब स्ट्रिप लोड आप सबको पता होगा, आपने एस्टिमेशन में बहुत सारे स्ट्रिप लोड के लिए क्या है एस्टिमेशन किया होगा, जहां पे कैसा रहता है कि ये हमारा फाउंडेशन रहता है, ये कुछ इस तरीके से फाउंडेशन रहता है और इसका लेंथ जो है काफी दूर तक रहता है, मतलब बी जो है हमारा छोटा रहता है और एल जो है काफी बड़ा होता है किससे, बी से, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिप फुटिंग। और स्ट्रिप फुटिंग में आपने देखा होगा कि कुछ इस तरीके से होता है, ये काफ़ी लेंथ तक होता है, विड्थ जो है काफ़ी छोटा होता है। ये पहले जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। अब इसके लिए भी अगर हम इसके नीचे वर्टिकल स्ट्रेस निकालना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको फॉर्मूला जो है वो दिया गया है। वैसे ही अगर आपको सर्कुलर एरिया है, कोई सर्कुलर एरिया मतलब जो है कोई टैंक हो सकता है, वहाँ पे वाटर टैंक हो सकता है, टिकलिंग फिल्टर हो सकता है, यहाँ पे जो आपका सर्कुलर एरिया जहाँ पे जो यूनिफॉर्मली लोड जो है वो लग रहा है और उसके वजह से अगर हमको इसके किसी डेप्थ पे अगर हमको स्ट्रेस निकालना है तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ कीजिए और इसको जो है निकाल सकते हैं आराम से। यहाँ पे सारा डाटा जो क्यू क्या है, ए डेस बी डेस क्या है, सब कुछ यहाँ पे आपको दिया हुआ है। चलिए एक और मेथड जो बहुत ही सिंपल है उसके बारे में बात करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूमार्क्स चार्ट। ये जो न्यूमार्क्स चार्ट है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यहाँ पे देखो ये जो कुछ आपको मकड़ी के जाला जैसे आपको दिख रहा है, लेकिन ये बड़ी काम की चीज़ है कि हम लोग स्ट्रेस इसमें कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखो इस न्यूमार्क्स चार्ट में क्या किया गया है, ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल आप देख रहे हैं ना, ये सर्कल जो है 10 नंबर्स ऑफ सर्कल होते हैं, ये 10 नंबर्स ऑफ सर्कल होते हैं और ये जो रेडियल लाइन देख रहे हैं आप, ये रेडियल लाइन 20 नंबर्स होते हैं। मतलब कि अगर मैं कोई एक एरिया देखूं, ये वाली एरिया, ठीक है, तो ये कितने नंबर्स ऑफ एरिया हो गए, तो आप इसको क्या करेंगे 10 × 20 करेंगे तो कम से कम ये जो है 200 नंबर्स ऑफ एरिया है। मतलब इसको अगर आप काउंट करेंगे तो 200 नंबर ऑफ एरिया आएंगे। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ इस समझिए, यहाँ पे हम जो है ये हमारा सेंटर है, अब मैं ये वाला पॉइंट लेता हूँ, ये वाला एरिया, और मैं ये वाला एरिया लेता हूँ। हालांकि एरिया यहाँ पे छोटा है लेकिन लोड का इंटेंसिटी वहाँ पे ज़्यादा होगा। हालांकि ये एरिया जो है बड़ा है लेकिन यहाँ पे लोड की इंटेंसिटी कम होगी। लेकिन अगर मैं टोटल लोड की या इंटेंसिटी की बात करूँ तो दोनों जो है इक्वल होगा। दोनों इक्वल कैसे होगा, हालांकि मैंने बताया जैसे कि एरिया कम है लेकिन वहाँ की लोड इंटेंसिटी ज़्यादा है और यहाँ पे जो है एरिया ज़्यादा है लेकिन लोड इंटेंसिटी कम है, लेकिन इसको क्यूमुलेटिव देखें, पूरे में ऐसे करके देखें तो वो जो है इक्वल है। मतलब जो है हर एक एरिया जो है इक्वल इंटेंसिटी लिए हुए है, इक्वल स्ट्रेस लिए हुए हैं। अब इसका यूज़ क्या है, यूज़ क्या है ये हम लोग देखते हैं। देखो ये हमारा पूरा चार्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे, कोई भी शेप का, ये जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो है न्यूमार्क्स चार्ट का, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमारे पास कोई भी शेप का अगर फाउंडेशन है तो उसका जो स्ट्रेस है, टोटल स्ट्रेस कितना आ रहा है वो हम निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे रेक्टेंगुलर फाउंडेशन लिया हुआ है। अब इस रेक्टेंगुलर फाउंडेशन में कितना एरिया मेरा कवर हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे मैं पूरा काउंट कर लूँगा, ठीक है। तो जितने नंबर्स आप मेरे पास एरिया आया उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा क्यू से, जो लोड मेरा आ रहा होगा, तो यहाँ पे हमारा लोड का इंटेंसिटी जो है या टोटल स्ट्रेस जो है वो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मेरे को ट्रायंगल वाला मेरे को फाउंडेशन है तो उसके लिए भी मैं निकाल सकता हूँ, सर्कुलर है तो उसके लिए भी मैं निकाल सकता हूँ। तो हर एक टाइप के, मतलब कोई भी टाइप के शेप का अगर मेरे पास फाउंडेशन है तो उसका स्ट्रेस जो है मैं आसानी से न्यूमार्क चार्ट की मदद से निकाल सकता हूँ। ये जो इसको जो हम लोग ट्रेसिंग पेपर के थ्रू जो उसके ऊपर ओवरलैप करते हैं और ओवरलैप के थ्रू जो है हम लोग क्या करते हैं, इसमें कितने एरिया कवर हो रहे हैं उसके अंदर, इस शेप के अंदर कितने एरिया कवर हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली जो हम लोग स्ट्रेस जो है इसमें फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आप अगर फॉर्मूला देखेंगे इसमें स्ट्रेस निकालने के लिए, यहाँ पे आपको एक जो है फॉर्मूला दिख रहा है। ये फॉर्मूला क्या हमारा, अगर हमको वर्टिकल स्ट्रेस निकालना है तो यहाँ पे आपका Q0 दिख रहा है जो आपकी लोड इंटेंसिटी है, उसके बाद दिख रहा है आपको IV, ये क्या हमारा इन्फ्लुएंस वैल्यू है। अभी इन्फ्लुएंस वैल्यू क्या है वो बताऊंगा, और ये जो N है वो नंबर ऑफ एरिया है, कितना नंबर ऑफ एरिया जो है, जैसे कि अगर ये रेक्टेंगुलर है तो कितने नंबर ऑफ एरिया इसके अंदर है वो N हो जाएगा। और ये जो इन्फ्लुएंस वैल्यू है, तो यहाँ पे अगर मैं इन्फ्लुएंस वैल्यू की बात करूं तो सबसे ज्यादा मोस्ट ऑफ जो चार्ट होता है वहां पे देखो आपका जो इन्फ्लुएंस वैल्यू होता है ये 1/200 होता है, मतलब 0.005 होता है, ठीक है। ये 0.005 कैसे आया हमारा, हम लोग क्या किए, जैसे किसी एक एरिया का देखते हैं हम लोग, एक एरिया का इन्फ्लुएंस वैल्यू कितना है, तो ये 1 हमने एक एरिया लिख दिया, उसके बाद 10 हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल है और 20 हमारा क्या है, हमारा रेडियल लाइन्स है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/200। ये IV जो है, IV इन्फ्लुएंस वैल्यू जो है किसी एक एरिया का कितना होगा, IV जो है ये क्या होगा 1/200। तो यहाँ पे 1/200 लिखेंगे हम लोग, ठीक है, 1/200। और कितना नंबर ऑफ एरिया है इसमें, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एरिया उसको हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, और Q जो है हमारा कितना है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, वर्टिकल स्ट्रेस जो है वो मिल जाएगा।
चलिए अब इसके अलावा जो है अप्रॉक्सीमेट मेथड भी है। अप्रॉक्सीमेट मेथड में कौन कौन से हैं, यहाँ पे इक्विवेलेंट लोड मेथड है और ट्रेपेजॉइडल मेथड है, और इसके अलावा स्ट्रेस आइसोबार मेथड हमने देखा ही, ठीक है। तो इक्विवेलेंट लोड मेथड में क्या होता है कि जो भी हमारा एरिया होता है उसको नंबर ऑफ एरिया में डिवाइड कर देते हैं, यूनिट एरिया में डिवाइड कर देते हैं, और ये जो है यूनिफॉर्मली लोड के लिए होता है, तो उसको जो हम लोग पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके करते हैं, इसलिए हम उसको इक्विवेलेंट लोड एरिया बोलते हैं। और दूसरी होता है हमारा ट्रेपेजॉइडल मेथड, सबसे ज्यादा इसी मेथड को यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको एम्बैंकमेंट वाला कोई एरिया जहाँ पे आपका लोडिंग कुछ इस तरीके से लग रहा है, ठीक है। अब हमको किसी डेप्थ पे निकालना है, किसी डेप्थ जेड पे निकालना है, तो यहाँ पे हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस यहाँ पे इस लेयर पे कितना इंटेंसिटी आ रही है उसको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से इसको जो है स्प्रेड करना पड़ता है। वो वैल्यू हमको दिया होता है कि यहाँ पे कितना हॉरिजॉन्टल और कितना वर्टिकल है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पे क्या होता है, ये स्प्रेड होता है, और यहाँ पे हम जो है स्ट्रेस जो है वो फाइंड करते हैं। इसके लिए आपको जो है फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है जो कि बहुत आसान है इसको निकालना। तो वर्टिकल स्ट्रेस को फाइंड करने के लिए, यूनिफॉर्मली लोड के लिए, कंसंट्रेटेड लोड के लिए ये सारी मेथड है, और इन सारी मेथड के थ्रू जो है पूरी वर्टिकल स्ट्रेसेस को निकाला जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा मेथड जो है डिटेल में पढ़ना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है मैं और आने वाले वीडियोस में आपको इलोबरेट करूंगा पूरा। और अगर आपको इसी तरीके की कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए इंजीनियर पढ़ते रहिए, सीखते रहिए सिविल गुरुजी के साथ। धन्यवाद।